माय डियर स्टूडेंट्स, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको फिशल पॉलिसी के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो के इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारी इकोनॉमी को या इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को किस तरीके से अपना प्रभाव डालती है अर्थव्यवस्था में। तो आइए इस वीडियो के इस पार्ट में हम फिशल पॉलिसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। फिशल पॉलिसी या राजकोषीय नीति, तो जैसे कि शब्दों से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, सरकार की दो विशेष नीतियां होती हैं जिसके आधार पर सरकार अपनी सारी आर्थिक नीतियां को बनाती है। तो उसमें सबसे पहली थी मौद्रिक नीति, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और दूसरी ये आती है राजकोषीय नीति। इसके अंतर्गत सरकार की सारी राजकोषीय नीति, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी है, जो जिस तरीके से सरकार अपने वित्त की व्यवस्था करती है या अपने लिए आर्थिक साधनों को जुटाती है, या किस तरीके से सरकार फिशल पॉलिसी द्वारा अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए इसको किस तरीके से प्रयोग में लाती है, या ये फिशल पॉलिसी क्या है और इसका हमारे आर्थिक जगत में क्या महत्व है। फिशल पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये फिशल पॉलिसी हमारी क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सब विषयों से या इन सब एस्पेक्ट से संबंधित आपका ये चैप्टर जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए फिशल पॉलिसी क्या है। व्हाट इज़ फिशल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। देखिए, फिशल पॉलिसी refers to the policy of the government as regard to taxation, कर से संबंधित, पब्लिक बोरोइंग्स, जो जनता से सरकार लेती है ऋण, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन व्यू, सरकार का जो विशेष उद्देश्य है अपनी आय प्राप्त करने के लिए सरकार जो कर लगाती है, पब्लिक बोरोइंग्स करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, ये सारे इश्यूज जो होती हैं वे फिशल पॉलिसी के पार्ट या फिशल पॉलिसी के अंतर्गत हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। These objectives are to produce desirable effect and avoid undesirable effect on national income, production, employment and general price level। ये जो हमारी फिशल पॉलिसी है, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या पड़ना चाहिए। हमारा मतलब सरकार का ये प्रयास रहता है कि नेशनल इनकम पर, प्रोडक्शन पर, एम्प्लॉयमेंट पे, रोज़गार, और जनरल प्राइस लेवल या सामान्य कीमत स्तर पर फिशल पॉलिसी का सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाने का प्रयास करती है। तो इसके संबंध में फिशल पॉलिसी के अंतर्गत हम इन मेन एस्पेक्ट को कवर करते हैं, या सरकार का इन मेन एस्पेक्ट के प्रति क्या पॉलिसी है या सरकार की क्या नीति निर्धारण सरकार ने इस संबंध में किया है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इसमें, देखिए, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। जो फिशल पॉलिसी सरकार एडॉप्ट करती है, इसका बेसिक आधार क्या है, क्यों करती है? सरकार ये चाहती है आर्थिक स्थायित्व हमारी अर्थव्यवस्था को प्राप्त हो। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एंड डिस्क्रिमिनेटरी फिशल पॉलिसी। इस स्टेबलाइजेशन लाने के लिए या स्थायित्व लाने के लिए दो प्रकार से सरकार का प्रयास रहता है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ फिशल पॉलिसी रिस्पॉन्सेस to instability in an
इकोनॉमी। पहला है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और दूसरा है डिस्क्रिमिनेटरी फिशियल पॉलिसी। तो आप सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज ऑटोमेटिक, किस तरीके से अपने आप या ऑटोमेटिक रूप से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाने का प्रयास सरकार करती है या इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हमारी अर्थव्यवस्था को प्राप्त होता है। एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन is an expenditure program or tax law that automatically increases expenditure। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं सरकार के जो या टैक्स लॉज ऐसे होती हैं जिनके वजह से ऑटोमेटिक सरकार का एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है और डिक्रीजेस टैक्सेस, कर जो हैं वो कम होते हैं। When an economy enters a recession के समय and automatically decreases expenditure, जब expenditure decrease करेगा that means or increases taxes। When an economy enters a period of inflation, inflation के समय क्या होता है? अभी देखिए फिर से इसको सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए। एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन कैसे होगा? इज एन एक्सपेंडिचर प्रोग्राम और टैक्स लॉ दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर। इसमें एक्सपेंडिचर बढ़ता है और टैक्सेस जो हैं वो डिक्रीज करते हैं। जब टैक्सेस डिक्रीज करेंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है। व्हेन एन इकोनॉमी एंटर्स अ रिसेशन के समय and an automatically decrease expenditure or increase taxes। जब एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा दैट मीन्स टैक्सेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इस वजह से पब्लिक के पास खर्च करने के लिए या उसकी आय का साधन जो है वो कम हो रहा है, जो कि वो अपने कंज्यूमर या गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में वो लगाती थी। When an economy enters a period of inflation, मुद्रास्फीति की स्थिति में। तो ये होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, किस तरीके से टैक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं और कब टैक्सेस जो हैं वो डिक्रीज करके स्टेबलाइजेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था को पहुंचा सकते हैं। The two main automatic stabilizers that are generally discussed in economic literature are, पहला अभी हमने आपको क्लियर किया था, changes in the tax revenue, कर की मात्रा में परिवर्तन करना, और दूसरा है unemployment compensation and welfare payment। जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो सरकार की तरफ से उनको बेरोज़गारी भत्ता या उनकी वेलफेयर के लिए कुछ पेमेंट उनको किया जाता है। नाउ देखिए किस तरीके से चेंजेस इन टैक्स रेवेन्यू, हाउ डू टैक्स रेवेन्यू इफेक्ट्स एज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP ऑफ अ कंट्री राइज। जब हमारे देश की GNP या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है, some people who did not have taxable income before become taxable। ऐसे व्यक्ति जो पहले टैक्स की रेंज में नहीं आते थे, अब क्योंकि GNP बढ़ गया है तो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो टैक्स लिमिट के अंतर्गत आने लगेंगे, और कुछ व्यक्ति while may taxpayers are shifted into हायर टैक्स ब्रैकेट्स। आय के बढ़ने के साथ ही साथ कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो हायर इनकम या हायर टैक्स स्लैब की रेंज में ऑटोमेटिक आने लगेंगे। 10 टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज, और टैक्स रेवेन्यू जो होगा इस तरीके से मतलब टैक्स के रूप में प्राप्त होने वाली इनकम जो होगी वो बढ़ जाएगी विद द इंक्रीज इन GNP के बढ़ने के साथ ही ये स्थिति होगी। दिस इज ऑफ कोर्स द डायरेक्शन इन द विच टैक्स रेवेन्यू
should move as the national income increases. आई होप आपको क्लियर हो गया। नेशनल इनकम बढ़ने के साथ ही साथ मतलब जीएनपी जब हमारा बढ़ता है तो लोगों की जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? एक तो उनकी आय की मात्रा में वृद्धि हुई, तो जो लोग पहले टैक्स स्लैब्स के अंतर्गत नहीं आते थे वो टैक्स स्लैब के अंतर्गत आ जाएंगे, और जो लोग पहले कम टैक्स देते थे आय बढ़ने के साथ ही साथ वो टैक्स के ज़्यादा परसेंटेज में या अपर स्लैब में आ जाएंगे। इससे टैक्स के रूप में जो कुल कलेक्शन होगा वो पहले से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एंड वेलफेयर पेमेंट। अब जो सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है उस संबंध में देखें। इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द West, unemployment compensation is paid to workers who are laid off during recession. Recession के समय as more people become unemployed. Recession के समय क्या होता है? लोगों के जॉब्स जो होते हैं वो घटने लगते हैं, या जो पहले लोग एम्प्लॉयड थे उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। Unemployment compensation paid by the government to the unemployed automatically increases. This means that consumption expenditure as important component of the aggregate demand will not fall as far as they otherwise would. तो ऐसी स्थिति में रिसेशन के समय जब लोगों की जॉब्स कम हो रही हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, अगर सरकार उनको अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन या बेरोज़गारी भत्ता दे देती है तो उनकी डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हमारा जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो एज इट इज़ या कंपैरेटिवली जैसी सिचुएशन हो उसमें इफ़ेक्ट आएगा, या हमारा जो वेलफेयर स्टेट का जो मोटिव है वो इस स्टेज में फुलफ़िल हो जाएगा अगर सरकार जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दे रही है। तो ये भी सरकार की फिशल पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। देखिए अब दोनों का कंपेयर। द अबव डिस्कशन shows that the existence of automatic stabilizer makes cycle fluctuation in GNP is smaller than they would otherwise. However, it should be noted that while built-in stabilizer act to reduce the cycle fluctuation in GNP, they cannot prevent such cycles because the automatic changes in taxes and transfer are induced. That is, they occur only if and when GNP changes. जब GNP में चेंज होगा तभी उसमें कोई चेंज होने की संभावना है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटरी फिशल पॉलिसी। अभी आपने ऑटोमेटिक देखी थी, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, और दूसरा है डिस्क्रिमिनेटरी फिशल पॉलिसी। देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस? डिस्क्रिमिनेटरी फिशल पॉलिसी implies deliberate changes undertaken by the government of any country in the tax rates and planned outlay in an effort to stabilize the economy. इसके अंतर्गत सरकार के वो एफर्ट्स आएंगे जिनको सरकार डेलिबरेटली जानबूझकर अर्थव्यवस्था में लागू करेगी. As is clear from the above,
इट इज़, जैसा कि अभी हमने आपको क्लियर किया, इट इज़ द डिस्क्रिमिनेटरी फिशल पॉलिसी, दैट इज़ द फिशल पॉलिसी प्रॉपर as it entails definite and conscious action initiated by the government of a country to alter tax rate and its own expenditure. टैक्स रेट को और अपने एक्सपेंडिचर को ऑल्टर करने के लिए सरकार के द्वारा ये डेलिब्रेट स्टेप लिया जाएगा. However, two components are in order on this conventional view of discriminatory fiscal policy. पहला, on the revenue side, tax rate or taxation is not the sole tool in the hands of government authority. केवल टैक्स ही जो है वो केवल एकमात्र इंस्ट्रूमेंट नहीं है. Two other important tools that have assumed considerable importance over time are, टैक्स के अलावा और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पहला है पब्लिक बोरोइंग्स और दूसरा है फोर्स्ड सेविंग, ऑल्सो नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है ये मैं आपको बहुत अच्छे से अपने पूर्व के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सेकेंड, द डेफिनेशन regarding this also explain that is from the point of view of the developed countries where the prime issue is economic stabilization. However, in the case of developing countries, जो developing stage में countries हैं, the main issue is economic development. जो कंट्रीज़ डेवलप कर रही हैं, प्रोसेस में हैं, उनका मेन इशू या मेन ऑब्जेक्टिव या मेन टारगेट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देयरफॉर, viewed from the perspective of the developing countries, discriminatory fiscal policy would imply deliberate policy actions undertaken by the government on public revenue and public expenditure front to promote the economic development of the country. Meaning thereby कि वो कंट्री जो डेवलपिंग स्टेज में है उनका प्रमुख उद्देश्य डेवलपमेंट करना है. ऐसे समय में सरकार जो है डेलिब्रेटली अपने पब्लिक रेवेन्यू में, पब्लिक एक्सपेंडिचर में कुछ ऐसे स्टेप्स अडॉप्ट करती है जिसका कि मुख्य उद्देश्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. इसीलिए इसको डेलिब्रेट या डिस्क्रिमिनेटरी फिशल पॉलिसी कहा गया है. इसमें सरकार डेलिब्रेटली वो स्टेप्स को अडॉप्ट करती है. तो यहाँ पे देखिए इतने एस्पेक्ट में ये बात हमने आपको क्लियर करी कि व्हाट इज़ फिशल पॉलिसी. फिशल पॉलिसी क्या है? फिशल पॉलिसी और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, फिशल पॉलिसी के माध्यम से कैसे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को हम अटेन कर सकते हैं. इसमें आपने देखा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और डिस्क्रिमिनेटरी फिशल पॉलिसी. अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिशल पॉलिसी. थैंक यू सो मच.